चलिए, मेरा नाम है मनोज, जो कि यूनियन बैंक में एज अ डिप्टी ब्रांच हेड पोस्ट पर हूँ। अभी मेरा बैंकिंग करियर 8 साल से ज़्यादा का हो गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपके बीच क्यों आया हूँ। इसका रीज़न है स्टडी विथ मी, यही मेरे चैनल का नाम है, जिससे मैं आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ाऊँगा और अपने एक्सपीरियंस और ट्रिक्स से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने कैसे पढ़ा और कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम जनरल अवेयरनेस से करेंगे, उसके बाद इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इन सबको भी मैं आपको पढ़ाऊँगा और किस तरीके से पढ़ते हैं सबसे पहले वो चीज़ सिखाई जाएगी। उसके बाद आप सबको ये बताया जाएगा कि इसमें ट्रिक्स और कैसे क्या मार्क्स अच्छे लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। मेरे हर एक वीडियो में एक एक करके मैं बनाऊँगा। कई लोग क्या करते हैं या कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनरल अवेयरनेस के लिए अलग से रजिस्टर बनाते हैं या कॉपी वगैरह मेंटेन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इतना बताऊँगा कि सबसे पहले आप पढ़ें कैसे, और रजिस्टर कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बुक से ही, आप वो जो मैगज़ीन है उसी से ही आप अपने पूरे काम कर सकते हैं। आप अपनी सिर्फ मैगज़ीन को एक जगह इकट्ठा करके या एक जगह सिस्टमेटिक मंथ वाइज रखें और उसको रिवीजन करें। जो आपने उसमें करी है, जो भी प्रैक्टिस करी है, उसको उसी को रिवीजन करें, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हो गई है बहुत देर, अब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस से, जिसमें मैं आपको पत्रिका दर्पण की अप्रैल 2021 की मैं आपको मैगज़ीन पहले बताऊंगा पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ना तो कॉपी मेंटेन करनी है, ना तो आपको कोई रजिस्टर मेंटेन करना है, कुछ नहीं करना है, आपका मैगज़ीन में ही पूरा काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले जो पेपर में पूछी जाती हैं या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो ये जो 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं ये पूछी जाती हैं, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, नवीनतम सामान्य ज्ञान और राज्य समाचार, ये ज़रूर पूछे जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए या ये समझ लीजिए कि कैसे इनको पढ़ा जाता है और कैसे हमारे नोट्स अपने आप ही बन जाएंगे। हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप बन जाएंगे, पूरा रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले ही आप लोगों के लिए ये बना के रख लिया था, जिसमें मैं अभी पढ़ते जाऊँगा और ये चीज़ टैली करते हुए चले जाऊँगा। हम आए राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत। इसके अंदर जो पहली न्यूज़ है वो ये है, हरिद्वार कुंभ मेला 28 दिनों का, कोरोना महामारी के चलते अवधि घटाई गई। वर्ष 2021 हरिद्वार में कुंभ मेले का वर्ष है। कोरोना महामारी को देखते हुए इसकी अवधि 28 दिनों तक ही सीमित रखने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है। कितने दिनों तक रखा है? 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 28 अप्रैल 2021 तक ये चलेगा। केवल 28 दिनों का ये इस बार का प्रोग्राम ये रखा गया है। इसके पूर्व ये आयोजन 3 से 4 माह का होता था। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि ये जो कुंभ है ये 3 से 4 माह का रहता है, जो स्टार्टिंग होता है मकर संक्रांति से। जो इस बार की मकर संक्रांति थी वो 14 जनवरी 2021 में आई और ये एंड होते होते जो एंडिंग डेट है वो यही है, सिमिलर ही 28 अप्रैल के आसपास ही ये एंड होता है। वो होता है शक पूर्णिमा स्नान, जो एक स्नान होता है उस डेट पे ये एंड हो जाता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसमें देखिए एक और क्वेश्चन टाइप का बन के आ गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये मैंने यहाँ मेंशन किया है, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अनुसार मेले को 28 दिन तक ही सीमित रखने का निर्णय संतों को विश्वास में लेकर किया गया है। मेले में प्रतिदिन 10-10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। विशेष स्नान पर यह संख्या 50 लाख तक पहुंच जाती है। मेले में 3 शाही स्नान 12 अप्रैल, सोमवती अमावस्या
14 अप्रैल को बैसाखी और 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के शाही स्नान होंगे। मैंने यहीं पे लिखा हुआ है शाही स्नान कौन कौन सी डेट पे हो रहे हैं। 12, 14, 27 अप्रैल को शाही स्नान होंगे। कोरोना से बचाव के लिए मेले में विभिन्न सावधानियां बरतने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं। मेले में आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट, आरोग्य सेतु ऐप और मास्क की अनिवार्यता इसमें शामिल है। ज्ञातव्य है कि कुंभ मेले हरिद्वार के अतिरिक्त प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में 12 वर्षों के अंतराल में लगाया जाता है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में लगाया जाता है? 12 वर्षों में। एक और कुंभ लगता है जिसका नाम है अर्ध कुंभ, वो 6 वर्षों में, जो आधा है हुआ तो आधा 6 वर्षों के अंतराल में लगाया जाता है। अब ये कुंभ जो है वो कितनी जगहों पे लगता है? 4 जगह पे, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। यूपी में प्रयागराज है, MP में उज्जैन है, UK उत्तराखंड में हरिद्वार है और महाराष्ट्र में नासिक है। इन 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है 12 वर्षों के अंतराल में। नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार इनके समय अंतराल में कभी कभार अंतर भी उत्पन्न हो जाता है। हरिद्वार में पिछली बार कुंभ मेला 2010 में, यहाँ लिखा है मैंने 2010 में, हरिद्वार में इसके पहले लगाया गया था कुंभ। इस बीच 2016 में अर्ध कुंभ भी वहाँ आयोजित हुआ था। 2016 में अर्ध कुंभ भी यहाँ पे लगा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का आयोजन देवता और असुरों द्वारा सागर मंथन के समय निकले अमृत कलश की घटनाओं पर आधारित है। देवतागण इस अमृत कलश को असुरों के हाथों में नहीं आने देना चाहते थे। इस संघर्ष में असुरों के द्वारा पीछा करने के दौरान कुंभ जो कलश था से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुछ बूंदें छलकी थी। अब इसमें समझ लीजिए, कुंभ मेले का आयोजन 12-12 वर्षों के अंतराल में इन्हीं 4 स्थानों पर होता है और अर्ध कुंभ मेला केवल 2 स्थानों, कहाँ कहाँ होता है अर्ध कुंभ? यहाँ मैंने लिखा है प्रयागराज और हरिद्वार, 2 जगह ही अर्ध कुंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करने से सभी पाप और बुराइयों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन गंगा नदी के तट पर, यहाँ लिखा हुआ है मैंने हर एक चीज़ पे कि कहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है, किस तट पे किया जाता है, किस नदी के तट पे किया जाता है। इसमें यहाँ पर यूपी में, इसी में से मैंने यहाँ पर लिखा है, पूरा यहाँ पर बना है, ताकि आपको जब आप पढ़ें अगली बार तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, आप सीधा इसको देखें और रिवीजन आपका हो जाए। अभी यहाँ पे लिखा है कुंभ मेले का आयोजन गंगा नदी के, हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन गंगा नदी के तट पर, यहाँ लिखा हुआ है गंगा नदी के तट पर इसमें किया जाता है। अभी यहाँ पर यूपी में देखोगे तो यूपी में जो प्रयागराज है वहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, इन तीनों का जहाँ संगम होता है प्रयागराज, वहाँ पर ये आयोजन, कुंभ का आयोजन किया जाता है 12 वर्ष के अंतराल में। इन 3 नदियों का एक जगह पर संगम होता है, अदृश्य सरस्वती, यमुना, गंगा, इन तीनों को मिला के जहाँ संगम होता है उसको प्रयागराज कहते हैं और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है और नासिक में गोदावरी के तट पर किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ मेले का पिछला आयोजन 2013 में हुआ था, जबकि इससे पूर्व 2001 में व 1989 में कुंभ मेले का आयोजन वहाँ हुआ था। 2 कुंभों के बीच में अर्ध कुंभ का आयोजन वहाँ 2007 में व उससे पूर्व 1995, 1995 व 1983 में 1983 में वहाँ हुआ। इस श्रृंखला में अगले कुंभ का आयोजन 2025 में होना है। नासिक में पिछला कुंभ मेला 2015 में संपन्न हुआ। इससे पूर्व 2003 में कुंभ मेला वहाँ संपन्न हुआ। नासिक में आगामी कुंभ का मेला 2027 में होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है नासिक के लिए गोदावरी के तट पर 2003, 2015 और 2027 अगला होगा। उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन 2016 में हुआ था तथा इससे पूर्व ये 2004 में और 1992 में यहाँ संपन्न हुआ था। उज्जैन में आगामी कुंभ का मेले का आयोजन 2028 में होगा। उज्जैन का भी ये पूरा लिखा हुआ है 1992, 2004, 2016, अगला जो होगा 2028 में होगा। नासिक व उज्जैन में अर्ध कुंभ का आयोजन नहीं होता है, अर्ध कुंभ का आयोजन यहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पर
समझ लिया सब चीज़ों को। अब जब आप नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे तो आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे जो मैंने लिखी है यहाँ पर। 1 से 28 अप्रैल 2021 हरिद्वार का कुंभ का मेला होगा। इस बार कम दिन का लग रहा है, इस बार कुंभ का मेला 28 दिनों का लग रहा है। इसका ऐलान किसने करा? मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। शाही स्नान कब कब के? 12, 14, 27 को। एक कुंभ लगता है, एक अर्ध कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगता है, कुंभ जो लगता है वो 12 वर्ष में लगता है। ये सब चीज़ें आपको एक बार में पढ़नी है और रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको इसी तरीके से पढ़ना है पूरा का पूरा और रिवीजन करते हुए चलना है। एक बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको इसमें यहाँ पर नोट्स बनाते जाना है या लिखते चले जाना है। और नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें जो आपने नोट्स बना लिए, जो लिख लिए हैं, आपने रिमार्क्स लिख लिए हैं, उन्हीं को पढ़ना है और उन्हीं को बार बार पढ़ते जाना है ताकि आपको रिवीजन हो जाए। और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको पढ़ोगे तो एक बार आपने पूरी तरीके से रीड कर लिया, देन उसके बाद आप टाइमर लगा लेना बगल में, और आप बगल में ये रखना और बोलते जाना। जब आप टाइमर से पढ़ते हो तो मेरा मानना ये है कि आपका दिमाग नहीं भटकता है और आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ पाते हैं और नंबर ऑफ टाइमिंग भी काउंट हो जाती है कि आपने आज इतना पढ़ा। और यही एक प्रोसीजर है। आप भले ही मैथ्स करें, रीजनिंग करें, इंग्लिश करें, कोई भी सब्जेक्ट करें, आप बगल में स्टॉप वॉच या टाइमर चला दीजिए और उस हिसाब से आप पढ़ते जाइए। आपका मन भी इधर उधर नहीं जाएगा और आप पढ़ पाओगे प्रॉपरली। इसी के साथ मैं यहाँ पर मेरा जो भी चैनल का जो आज का ज्ञान था वो मैं आज एंड करता हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे का बताऊँगा कि जीए में और जनरल अवेयरनेस ने और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी मेन चीज़ें पेपर में अक्सर पूछी जाती है। आज मैंने तरीका बताया है आपको। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है, एसएससी में क्या पूछा जाता है, बैंकिंग में क्या पूछा जाता है, दूसरे एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, कहाँ से ज़्यादा सिलेबस आता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। और अगर मेरा चैनल आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो आप मुझे सब्सक्राइब करेगा ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊँ इंस्पायर होके। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो आप कर सकते हैं वो आप करिए ताकि मैं आगे आपको अपना एक्सपीरियंस, जो अपनी ट्रिक्स हैं, ये सब आपको मैं दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।